मूवी की शुरुआत होती है और हमें सन 1980 का दशक दिखाया जाता है। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इस वक्त एक गाड़ी चला रहा है और इस आदमी का नाम किम है। किम बाय प्रोफेशन एक टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी चलाने के बाद जैसे ही वो रात को अपने घर पहुंचता है, वो देखता है उसकी बेटी जिसके सर में काफी ज्यादा चोट लगी हुई है। उसे देखते ही वो समझ चुका था कि हो ना हो ये मकान मालिक के बेटे ने उसे मारा है। किम बहुत ही गुस्से में ओनर के घर पहुंचता है, जहाँ एक लेडी बाहर आती है। इससे पहले कि किम उससे कुछ शिकायत कर पाता, वो लेडी गुस्सा करते हुए किम से कहती है, देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को कितना मारा है। किम इस चीज को देखकर थोड़ा स्माइल पास करता है। वो समझ जाता है कि मेरी बेटी ने अपने सेल्फ डिफेंस में एक काम किया है। और तभी वो लेडी किम से कहती है कि पिछले 4 मंथ से तुमने मेरा किराया नहीं दिया है और अगर तुमने इसमें देरी की तो तुम यहाँ से जा सकते हो। आपको बता दूं, किम का अपनी बेटी के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है और वो एक किराए के मकान में रहता है। वैसे तो किम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के साथ काफी खुश है। एक रात किम जब आराम से अपने घर में बैठा होता है, तभी वो रेडियो में एक खबर सुनता है जिसमें बताया जाता है कि मार्शल लॉ लगा दिया गया है। दरअसल ये लॉ गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया था और इसी की वजह से कोरिया में बहुत ज्यादा दंगे चल रहे थे। यहाँ पर मार्शल लॉ लगाने का मतलब ये था कि अब इस देश के नागरिकों को पुलिस या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी बल्कि आर्मी कंट्रोल करेगी। लेकिन कोरियन सिटीजन से सब बिल्कुल नहीं चाहते थे और इसी की वजह से यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे थे। दिन ब दिन लगातार दंगे बढ़ते जा रहे थे और इसी कारणवश किम की आमदनी भी बहुत ज्यादा कम होती जा रही थी, क्योंकि दंगों के चलते लोग तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। इस बात से किम काफी ज्यादा परेशान था। एक दिन एक होटल में बैठकर किम जब खाना खा रहा था, वहीं से कुछ ही दूरी पर कुछ टैक्सी ड्राइवर्स बैठे हुए थे जो कि आपस में कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, जिनमें से एक ड्राइवर कहता है कि आज मेरे हाथ में मोटी रकम आने वाली है। वो कहता है आज एक फॉरेनर आने वाला है और उसे जाना है ग्वांजू शहर, जहाँ मैं उसे लेकर जाऊंगा और इसके बदले वो मुझे 20,000 रुपए देने वाला है। अब किम बहुत ही ध्यान से इन सभी की बातें सुन रहा था। तभी वो ड्राइवर कहता है कि मुझे उसे पिक करने के लिए थिएटर जाना है और मैं जल्द ही अपना खाना फिनिश करके यहाँ से निकल जाऊंगा। वैसे भी किम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सफर कर रहा था और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है। और फिर क्या था, इससे पहले कि वो दूसरा ड्राइवर वहाँ पहुँचकर उसे पिक करता, किम उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। किम को उसे पहचानने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर इकलौता वही फॉरेनर था और इस फॉरेनर का नाम पीटर था। दरअसल पीटर एक जर्नलिस्ट है जिसका होम टाउन तो जर्मनी में है, लेकिन पिछले 7 सालों से वो एज अ रिपोर्टर जापान में काम कर रहा है। और उसे जैसे ही कोरिया की कंडीशन के बारे में पता लगता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने मार्शल लॉ लगने के कारण गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया है। और फिर क्या था, वो कवरेज लेने के लिए यहाँ पहुँच जाता है। एक्चुअल बात ये है कि कोरिया की गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड से अपने देश की खबरों को छुपाने की कोशिश कर रही है और पीटर यहाँ का सच पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है और यही रीजन है कि वो इतनी दूर से यहाँ आया है। पीटर के साथ एक और रिपोर्टर था जो कि उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ की पूरी खबरें ग्वांजू शहर में जाके मिलेंगी और इसीलिए उसने वहाँ जाने के लिए टैक्सी ड्राइवर को हायर किया था। किम वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर टकटकी लगाकर इन दोनों को देख रहा था। तभी पीटर का साथी रिपोर्टर ली उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो किम से कहता है मैंने तो एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर को हायर किया है और तुम तो प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर नहीं लगते। तभी किम बड़ी ही चालाकी से ली से कहता है दरअसल दंगे होने के कारण कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है और इसीलिए उन लोगों ने मुझे भेजा है। तभी पीटर ली से इंग्लिश में पूछता है क्या ये टैक्सी ड्राइवर मेरी भाषा को समझ पाएगा। ली किम से पूछता है तुम्हें इंग्लिश आती है ना। किम झट से हाँ में सर हिला देता है, लेकिन किम को तो सिर्फ टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। और फिर क्या था, किम पीटर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उनके निकलते ही वो प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी और उससे यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। रास्ते में जाते हुए किम और पीटर एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं। तभी किम पीटर से कहता है कि तुम्हें आराम आराम से इंग्लिश में बात करनी होगी, तभी मैं अच्छे से समझ पाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर पीटर समझ जाता है कि इसे इंग्लिश नहीं आती है और ये तो उसके लिए चिंता का विषय था कि आखिर वो अपनी बात को कैसे समझाएगा। फाइनली ये दोनों ग्वांजू के बॉर्डर पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ तो बहुत सारे बैरियर लगे थे। तभी पीटर वहाँ पर अपना कैमरा निकाल लेता है। वो किम से कहता है तुम्हें रुकना नहीं है, आगे चलते जाना है। अभी ये कुछ ही दूर आगे चले थे कि इन्हें बहुत सारी आर्मी की फोर्सेस दिखाई देती है। वो सभी इनको रोकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तभी एक ऑफिसर किम से गुस्से में कहता है क्या तुम्हें वहाँ पर बैरियर नहीं दिखाई दिए, तुम आगे कैसे आ गए, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से वापस जाना होगा। उनके ऐसा कहते ही किम तुरंत ही अपनी गाड़ी को टर्न कर लेता है। गाड़ी टर्न करने पर पीटर किम से कहता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। किम कहता है मैं वापस सियोल जा रहा हूँ जहाँ से हम आए हैं। किम की ये बात सुनकर पीटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है मुझे किसी भी हाल में ग्वांजू पहुँचना है और अगर तुमने जल्दी ही मुझे वहाँ नहीं पहुँचाया तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। अब किम को तो पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। आगे जाने पर इन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है। किम उस आदमी से पूछता है क्या तुम्हें ग्वांजू जाने का कोई दूसरा रास्ता पता है। वो आदमी कहता है रास्ता तो है लेकिन वो पूरा रास्ता कच्चा है। किम कहता है कोई ना, मैं मैनेज कर लूंगा। रास्ते में जाते हुए किम पीटर से पूछता है आखिर तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो और तुम्हारे हाथ में ये कैमरा कैसा है। उसकी ये बात सुनकर पीटर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अब इस लाइन में किम को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस समझ में आया था। वो उससे कहता है क्या तुम एक बिजनेसमैन हो। उसके
उसकी ये बात सुनकर पीटर हंसने लगता है और उससे कहता है हाँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक और आर्मी ऑफिसर्स की टुकड़ी नजर आती है। किम समझ चुका था कि अब तो हम फंस चुके हैं और शायद हमें यहाँ से भी वापस लौटना होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलता है और एक आर्मी ऑफिसर को जाकर बताता है कि मेरे साथ गाड़ी में जो आदमी है वो एक अमेरिकन है और वो कुछ दिन पहले ग्वांजू में कुछ काम के लिए आया था। वो कुछ काम के लिए सियोल गया था। जब वो सियोल से लौटा तो हर जगह पर नाकाबंदी हो चुकी थी, जिसके कारण वो वापस ग्वांजू नहीं जा सकता। किम आर्मी ऑफिसर को बताता है कि अगर वो वापस ग्वांजू नहीं गया तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं रह जाएंगे और उसे किसी भी हाल में यहाँ से वापस अपने देश अमेरिका जाना है। किम बहुत ही चालाकी से उस ऑफिसर को अपनी बातों में फंसा लेता है। तभी वो ऑफिसर कहता है मैं तुम्हें जाने की परमिशन तो दे रहा हूँ, लेकिन जल्दी तुम्हें वहाँ से वापस आना होगा क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा दंगे चल रहे हैं। किम खुश होकर तुरंत ही वहाँ से अपनी गाड़ी को निकाल लेता है। कुछ दूर चलने पर वो अपनी गाड़ी को रोककर पीटर से कहता है तुम्हें मेरे पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा। पीटर को ना चाहते हुए भी उससे आधे पैसे देने पड़ते हैं। पीटर किम से कहता है आधे पैसे तुम्हें बाद में मिलेंगे जब तुम मुझे वापस लेकर जाओगे। और अब थोड़ी ही देर में ये दोनों ग्वांजू शहर पहुँच चुके थे, जहाँ पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और सडन इनके सामने एक ट्रक आ जाता है जिसमें बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। उनको देखते ही पीटर इमीडिएटली अपना कैमरा निकालता है और वहाँ की सारी शूटिंग स्टार्ट कर देता है। स्टूडेंट्स को जैसे ही पता चलता है कि ये एक रिपोर्टर है वो लोग तो खुश हो जाते हैं। दरअसल वो लोग भी अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहते थे और अब किम को भी ये समझ में आ चुका था कि पीटर कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक रिपोर्टर है। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम ब्रूस है वो ट्रक से नीचे उतरता है और पीटर से इंग्लिश में बात करना शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि हम सभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी हालत में हैं और उनका ये हाल आर्मी ऑफिसर्स ने किया है और अगर तुम चाहो तो वहाँ की तस्वीरें अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हो। अब पीटर भी फटाफट उन स्टूडेंट्स के साथ ट्रक में आ जाता है। वहीं किम उनके ट्रक के पीछे पीछे अपनी कार लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में किम अपनी गाड़ी को टर्न कर लेता है। दरअसल किम को तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब था और आधे पैसे मिलने के बाद वो यहाँ से भाग जाना चाहता है। किम भागकर वहाँ से जा रहा था तभी एक लेडी उसकी कार के सामने आ जाती है। वो किम से रिक्वेस्ट करती है कि मेरा बेटा इस वक्त हॉस्पिटल में है और मेरा वहाँ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किम इतना निर्दयी तो था नहीं, इसलिए वो उस लेडी को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है और वहाँ पर पहले से ही पीटर और वो सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे। किम को वहाँ देखते ही पीटर उसके बाकी बचे हुए पैसे उसके हाथ में रख देता है। 10,000 अमाउंट को देखकर वहाँ के स्टूडेंट चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ तक के लिए ये अमाउंट बहुत ज्यादा था। वो तुरंत ही किम के हाथ से वो पैसे छीन लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। स्टूडेंट्स किम से कहते हैं तुम मुश्किल घड़ी में सबका फायदा उठा रहे हो। किम पहले के भी 10,000 रुपए पीटर के हाथ में रख देता है। वो सभी को बताता है मैं किसी का फायदा नहीं उठा रहा हूँ। वो पीटर की तरफ देखते हुए कहता है कि जब मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा तब तुम मुझे सारे पैसे दे देना। पीटर ने मैक्स टू मैक्स शूटिंग कर ली थी और अब वो किम के साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इस बार उसके साथ ब्रूस भी था। दरअसल ब्रूस को इंग्लिश आती थी, इसीलिए पीटर उसे अपने साथ लेकर आया था ताकि वो उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। रास्ते में जाते हुए ब्रूस को बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो सबको बताता है कि हमारे साथ एक रिपोर्टर आया हुआ है और ये हमारी बात पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहता है। इस बात को जानकर सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर पीटर को भी बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी से उतरकर ये लोग एक टेरेस पे पहुँचते हैं। वहीं से थोड़ी दूर पर बहुत ज्यादा दंगे चल रहे थे, जिससे अपने कैमरे में कैद करने के लिए पीटर एक टेरेस पर चढ़ जाता है और वहाँ ऑलरेडी एक रिपोर्टर मौजूद था। दरअसल वो रिपोर्टर लोकल का ही रिपोर्टर था, जहाँ हम देख पाते हैं कि वहाँ की आर्मी मासूम लोगों पर गोलियों की बौछार कर रही है और उन्हें बेवजह मार रही है। किम भी इस नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि अब तक जो खबरें वो रेडियो पर सुन रहा था वो पूरी की पूरी झूठी थी, जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि स्टूडेंट्स बेवजह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मासूम लोगों को मार रहे हैं, लेकिन यहाँ का माजरा तो कुछ उल्टा ही था। तभी पीटर कहता है मुझे ये सारी कवरेज नीचे से जाकर लेनी होगी। किम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर और दूसरा रिपोर्टर सभी नीचे आ जाते हैं और वहाँ के नजारे को कैमरे में कैद करने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी वही मौजूद एक आर्मी ऑफिसर की नजर इन पर पड़ जाती है और इससे पहले कि वो लोग इन्हें पकड़ पाते ये फटाफट से टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ब्रूस कहता है कि आप लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इतना कहते ही वो टैक्सी से उतर जाता है और अब ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही दूर चलने पर अचानक से इनकी टैक्सी खराब हो जाती है। किम बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद इसका कोई फायदा नहीं। तभी वहीं से एक और टैक्सी निकल रही थी। वो ड्राइवर इन्हें मुसीबत में देखकर इनकी मदद के लिए टैक्सी को अपने साथ ले आता है और किम को बताता है कि तुम्हारी टैक्सी को ठीक होने में अभी पूरे 2 घंटे लगेंगे। और वहीं पर ब्रूस भी आ जाता है। वो ड्राइवर इन लोगों से कहता है कि तब तक तुम लोग हमारे घर पर चल सकते हो। ये सभी घर के अंदर थे कि तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही लोकल एरिया के सारे टीवी कनेक्शन ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। ये लोग घर से बाहर निकलकर ब्लास्ट की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से वही आर्मी ऑफिसर इन लोगों को देख लेता है और फिर क्या था वो इनका पीछा करने लगता है। सभी ऑफिसर को देखते ही वही कहीं छुप जाते हैं, लेकिन वो ऑफिसर ब्रूस को पकड़ लेता है। वो सभी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझे सुन पा रहे हो और अगर तुमने अपना कैमरा मेरे हवाले नहीं किया तो मैं ब्रूस को मार दूंगा। उसकी ये बात सुनकर
सुनकर ब्रूस ऑफिसर से कहता है कि मैं पीटर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो तुम्हें कैमरा दे दे। और जब वो इंग्लिश में पीटर से बात करता है, वो उससे कहता है कि किसी भी हाल में कैमरा इसके हाथ नहीं लगना चाहिए, तुम्हें कैसे भी करके ये सारी खबरें पूरी दुनिया तक पहुँचानी है। उसकी ये बात सुनकर पीटर समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है और वो फटाफट किम को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। और इतने में ही उन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है। इन्हें समझ आ चुका था कि ऑफिसर ने ब्रूस को मार दिया है। ये लोग भागते हुए उस लोकल टैक्सी ड्राइवर के घर पहुंच जाते हैं, जहां किम पीटर को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। किम पीटर को बताता है कि पहले मेरे पास बहुत पैसे थे, लेकिन फिर मेरी वाइफ को एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसके कारण बहुत सारा पैसा उसके इलाज में चला गया। और जब मेरी वाइफ को ये पता चल गया कि अब वो नहीं बच पाएगी, तो उसने किम से बाकी बचे हुए पैसों से टैक्सी खरीदने के लिए कहा। वो कहता है मैंने टैक्सी तो खरीद लिया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरी वाइफ की डेथ हो जाती है और अब इस दुनिया में मेरी बेटी के सिवा मेरा कोई नहीं है। वो पीटर से कहता है मुझे किसी भी हाल में रात तक घर पहुंचना होगा, क्योंकि मेरी बेटी घर पर अकेली है। अर्ली मॉर्निंग पीटर किम को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वो लोकल ड्राइवर उसे वहाँ की लोकल नंबर प्लेट देता है, जिससे कोई भी किम को पहचान ना पाए। किम पीटर को छोड़कर फटाफट से वहाँ से निकल जाता है। पीटर भी अब उसे अपने चक्कर में और वहाँ नहीं रोकना चाहता। किम अभी कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे वहाँ के मंजर की याद आने लगती है और उसे इस बात का गिल्ट होने लगता है कि वो पीटर को वहाँ अकेला छोड़कर आ गया। रियलाइजेशन करते ही वो इमीडिएट अपनी गाड़ी को टर्न कर लेता है। किम फटाफट उसी घर में पहुँच जाता है और वहाँ पीटर के बारे में पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पीटर तो इस वक्त हॉस्पिटल में है। किम तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ के नजारे देखकर तो वो हैरान ही रह जाता है। वो इस बात से हैरत में था कि वहाँ के ऑफिसर्स मासूम नागरिकों को मार रहे हैं। चारों तरफ उसे चीखें सुनाई दे रही थी। हर दूसरे बेड पे किसी का अपना मर रहा था। तभी उसे वहीं पर पीटर दिखाई देता है, जो कि वहीं एक किनारे चुपचाप बैठा हुआ था। पीटर को देखते ही किम को उसकी कंडीशन का पता लग चुका था। वो पीटर से कहता है तुम्हें अपना मकसद नहीं भूलना है, तुम्हें ये बात पूरी दुनिया तक पहुँचानी है, इसलिए कैसे भी करके तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। लेकिन बाहर जिस तरह के हालात थे, इनका यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल था। पर किम किसी भी हाल में पीटर को यहाँ से सुरक्षित वापस पहुँचाना चाहता था, इसलिए बड़ी मशक्कत के बाद वो वहाँ से बाहर तो निकल आता है। लेकिन आगे आने पर इन्हें एक बार फिर से वही आर्मी ऑफिसर्स मिल जाते हैं और वो इमीडिएटली इनकी गाड़ी को रोक देते हैं। तभी एक ऑफिसर पीछे इनकी डिग्गी को चेक करने के लिए जाता है। वो ऑफिसर जैसे डिग्गी को खोलता है, उसे सबसे पहले सियोल की नंबर प्लेट दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि ये कोई लोकल गाड़ी नहीं, बल्कि ये गाड़ी सियोल से आई है। लेकिन फिर भी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वो इनकी गाड़ी को आगे जाने की परमिशन दे देता है। दरअसल उस ऑफिसर को भी इस बात का अंदाजा था कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो मजबूर था, उसे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानना था। परमिशन मिलते ही किम झट से गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। तभी वही मौजूद एक ऑफिसर के फोन पे कॉल आता है कि किसी भी फॉरेनर को वहाँ से बाहर ना निकलने दे। ऐसा सुनते ही वो ऑफिसर किम की गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब किसी भी हाल में किम कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी अपनी फुल स्पीड में भगाता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो ऑफिसर्स गाड़ी में बैठकर इनकी गाड़ी का पीछा करते हैं कि तभी वहीं पर बहुत सारे लोकल टैक्सी ड्राइवर्स आ जाते हैं अपनी गाड़ी के साथ और वो आर्मी ऑफिसर्स की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा देते हैं, जिसके चलते ये दोनों बड़ी आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। किम पीटर को लेकर डायरेक्टली एयरपोर्ट पहुँचता है। वहाँ पीटर बड़ी ही चालाकी से अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स को कुकीज के अंदर छुपा देता है, ताकि कोई भी उस पर शक न कर पाए। जाने से पहले पीटर किम से कहता है कि तुम मुझे अपना एड्रेस और फोन नंबर लिख कर दे दो, क्योंकि अपना काम खत्म करने के बाद मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। पीटर उससे कहता है तुमने खतरों से खेलकर मेरी जान बचाई है और मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। वो किम को हक करता है और कहता है मैं सुबह ही फ्लाइट से निकल जाऊंगा। वो जापान जाने वाली सुबह की फ्लाइट को बुक कर लेता है। जाते हुए किम पीटर से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पर नाज है। पीटर भी किम की तारीफ में कहता है तुम बहुत बहादुर हो और मैं तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया को बताऊंगा। किम हंसते हुए पीटर से कहता है कि जब भी अगली बार तुम कोरिया आना तो यहाँ की भाषा जरूर सीख कर आना। और अब ये दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। आमी को पता चल जाता है कि पीटर सुबह की फ्लाइट से जापान जाने वाला है, इसलिए वो सारी फ्लाइट्स को रोकने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली पीटर तो रात को ही फ्लाइट से जापान निकल गया था और उसने सबको उल्लू बनाया। किम घर पहुंचता है, जहां उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। वहां पहुंचते ही वो अपनी बेटी को एक जोर का हक करता है। किम को अच्छा काम करके अपने ऊपर फख्र महसूस हो रहा था। जापान पहुंचते ही पीटर ने सारी फुटेज को रिवील कर दिया, जिससे कोरिया का सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका और इंटरनेशनल प्रेशर के चलते कोरियन गवर्नमेंट को मार्शल लॉ को हटाना पड़ा और जल्द ही कोरिया में सब कुछ नॉर्मल हो गया। सब कुछ सही होने के बाद एक बार फिर से पीटर कोरिया आता है और वो वहाँ पर किम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। कुछ सालों बाद पीटर को सम्मानित करने के लिए कोरिया बुलाया जाता है और वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में स्पीच देते वक्त वो किम का जिक्र करता है। वो सबको बताता है कि किम ने कैसे उसकी मदद की और उसकी बहादुरी के किस्से सबको सुनाता है। पीटर कहता है कि अगर किम नहीं होता तो शायद मैं वहाँ से बचकर कभी वापस नहीं आ पाता। पीटर कहता है मैं किम से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ और उसकी पूरी की पूरी स्पीच पेपर में छाप दी जाती है। किम न्यूज़पेपर में जब ये खबर पढ़ता है तो उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो आज भी एक टैक्सी ड्राइवर है।
खबर पढ़ते ही किम मन ही मन कहता है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।